लेकिन वो हमारे को मरा हुआ समझ करके छोड़ दिए थे, या जो भी समझिए आप। अभी हमारे दिल पर क्या गुजर रही थी, हमारा साथी 2 मिनट पहले बात करते, किसी का हाथ कट जा रहा है, किसी का सर कट जा रहा है, किसी का गला कट जा रहा था। पाकिस्तान सैनिकों को बैनट को घोप करके मार दिया था, खुद भी बलिदान हो गया था। फिर लोग बोलते हैं पुलवामा में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो देखा क्या है, जो हमने देखा है ना, अपने भाइयों की बोटी उठाई हुई है, टुकड़े टुकड़े उठाए हुए हैं। वो कौन सा पल था जो सबसे ज्यादा गर्व महसूस कराता है आपको? सबसे बड़ा पल था 12 जून 1999 का, जो कि हम कमांडिंग अफसर को बताया था कि सुबह की चाय तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर होगी, कैप्चर करने के बाद होगी, और वो हमने करके दिखाया था। सबसे बड़ा गर्व 12 जून 1999 है। सब कुछ प्रूव कर रहा था कि नहीं आपके जवान है, लेकिन वो डेड बॉडी भी नहीं लिए थे। अब वहाँ भारतीय के लिए बलिदान हो जाएगा, लेकिन हथियार नहीं छोड़ा। लेकिन पाकिस्तान के जवान ऐसे थे कि हथियार छोड़कर भाग गए थे हमारे सामने। रामचंद्र की जय। आज हमारे साथ हैं कारगिल युद्ध के हीरो अजय सिंह, जिन्होंने अपनी राजपुताना रेजिमेंट के साथ 18,000 फीट की ऊंचाई पर तोलालिंग पहाड़ी और टाइगर हिल्स पर भारत का विजय पताका फहराया था। अजय सिंह को दुश्मनों की कई गोलियां लगी। दुश्मन उन्हें मरा समझकर पहाड़ी से नीचे ढकेल दिए। इसके बावजूद अजय सिंह अपनी कर्मभूमि पर डटे रहे। देश की अस्मिता के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाले अजय सिंह से आज जानेंगे हम कारगिल के उस रात की कहानी, जब वो चढ़ाई कर रहे थे, जब वो दुश्मनों से लोहे ले रहे थे, जब उन्हें दुश्मनों से लड़ने के लिए बर्फ की डलियां खानी पड़ी थी। तो स्वागत करते हैं अजय सिंह का। मैं हूं चंद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं कैंडिड टॉक। सबसे पहले हम शुरू से शुरू करते हैं। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है, अच्छे हैं। देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले अजय सिंह जी बचपन में कैसे थे? बचपन में हमारे यही था। मैं एक किसान परिवार से ताल्लुकात रखता हूँ, मेरे पिताजी किसान थे। जी। लेकिन हमने हरी वर्दी को देख करके जो जज्बा होता था, उस समय लोग कहा करते थे नहीं, हरी वर्दी देश के लिए, भारत माता के लिए जान न्यौछावर करने वाली ये वर्दी होती है। तो हम लोगों के भी दिल में यही था कि एक दिन हम लोग भी पढ़ लिख करके ऐसा समय आए कि हम भारत माता की रक्षा के लिए मौका मिले। वो मौका मेरे को 93 में मिला। जी। सर, उम्र क्या थी आपकी जब आप सेना में भर्ती हुए? मात्र 19 महीने, 19 साल 6 महीने थी। और कारगिल कब गए आप? कारगिल में 99 में चला गया। तो क्या कितना मात्र टाइम हो मेरी चुका? मेरी सर्विस मात्र 6 साल हुई थी। अच्छा। सर, कारगिल जैसे युद्ध में शामिल हुए आप, देश को ऐसा एक पल दिए, याद कैसे करते हैं आप उन पलों को? जैसा कि आपको मालूम नहीं, पूरे देश को और पूरे विश्व को ये मालूम है कि जो कारगिल जैसी लड़ाई जो है, अभी वर्ल्ड लेवल पे नहीं लड़ी गई थी। आज तक का वर्ल्ड लेवल का नहीं है, जो कि अपनी इंडियन आर्मी ने और भारत माता की वीर सपूतों ने जैसा है इस लड़ाई को अंजाम दिया और विजय हासिल की है, वो पूरे वर्ल्ड में नाम है। उसमें भी मेरी बटालियन 2 राजपूताना राइफल सबसे पहला 12 जून 99 को सक्सेसफुली दिया है, जो इंडियन आर्मी में सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। सर, इस युद्ध में शामिल होने के जीवन में कैसे बदलाव आए आपके? देखिए, युद्ध क्या था कि अभी इस कहानी की जो स्टार्टिंग हुई 99 की बात है, जो कि ये युद्ध 3 मई 99 से स्टार्ट हुआ था। उस समय मेरी बटालियन 2 राजपूताना राइफल श्रीनगर कपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट कांडी गांव में डिप्लॉयमेंट थी। 18 मई 99 को हमारे पता लगा कि ऐसे ऐसे कारगिल में लड़ाई लग चुकी हुई है और मेरी बटालियन को जाना है। और उस दौरान मेरी बटालियन को, क्योंकि टेररिस्ट वहां पे, जैसा कि सबको मालूम है, उग्रवादियों से हमारी मुठभेड़ चल रही थी, लेकिन हमारे को मौका दिया गया। और 2 दिन हमने उग्रवादियों से लड़ाई लड़ने के बाद 20 मई 99 को हमारे को आदेश मिला कि एक पूरा राइफल्स कारगिल लड़ाई के लिए जाएगी।
सर, आर्मी में जब आप भर्ती हुए वो ट्रेनिंग, और उसके बाद जब आप कारगिल युद्ध के लिए गए तो वो ट्रेनिंग, तो क्या युद्ध से पहले भी कोई युद्ध के लिए विशेष ट्रेनिंग दी गई थी? बिल्कुल, क्योंकि ऐसी स्थिति में, क्योंकि हम लोग इस प्लेन इलाके के रहने वाले हैं, ये हम्म। युद्ध ऐसा था कि वो 18,000 20,000 फीट ऊपर जाकर लड़ना हुआ है। बहुत मुश्किलातें थी हम लोगों के सामने। इसलिए हमारे को ऐसी ट्रेनिंग लेनी पड़ी कि हमारे को उस माहौल में ढलना पड़ा, उस सिचुएशन में हमारे को लाना पड़ा। इसलिए हमारे को स्पेशल ट्रेनिंग लेने के बाद ही हम लड़ाई में पहुंचे। कैसी ट्रेनिंग थी वो, कितने दिन की थी? हमारी 10 दिन ट्रेनिंग चली थी। अच्छा। उस एरिया की, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, श्रीनगर से आप लेह के लिए निकलते हैं, सोनमार्ग पड़ता है। हम्म। उस एरिया के अंदर कारगिल जाने से पहले जितनी भी हाइट हमारे इंडिया के अंदर थी, ऊंची पहाड़ियां थी हमारी, सुबह से लेके शाम तक वहीं निकल जाते थे उन पहाड़ियों पे अपने को। सुबह निकलते थे 6 बजे, शाम को 6 7 8 बजे वापस आते थे। जो हाइट थी उस मुश्किलातों में ढाल करते हुए आकर के, कि क्योंकि अगर हमारे को वहां पे जाना है तो हमारे को मालूम है इतनी हाइट पे हमारे को चढ़ना है। इसलिए हम पूरी तत्परता के साथ, सक्षम के साथ में अपना बैटल लोड जो होता है लड़ाई का, उसके साथ में हम जाते थे। वो ऐसी ट्रेनिंग करते हुए वहां तक वापस आकर के शाम को अपने को ढाला और तब जाकर के दुश्मन के ऊपर अटैक किया। सर, इस युद्ध के दौरान कोई ऐसा पल, कोई ऐसा ऑपरेशन में कुछ ऐसी घटना घटी जो आपको अभी तक याद है, वो एकदम भूल नहीं पाते, अब यादगार रहा हो आपके लिए? देखिए, हमने पहला अटैक तो यादगार थी। ये है कि मेरे साथी जो थे, जी। इंडियन आर्मी का पहला तोलोलिंग पहाड़ी कैप्चर किया था हम लोगों ने, इन टू राजपूताना राइफल्स ने। लेकिन ये था कि वो यादगार था, जो मेरे साथी मेरे साथ थे, काफी मेरे साथी शहीद हो गए, बलिदान हो गए थे, काफी घायल हो गए थे। लेकिन हमारे को, देखिए, इंडियन आर्मी में ये सबको मौका नहीं मिलता है। मौका मिलता भी है लड़ाई का सब, तो हमारे जैसे को एक नहीं दो मौके मिले हैं। 12 जून 99 को हमने अटैक किया, 28 जून 99 किया। किसी को ऐसे नहीं मिलता हो भाग गया कि माँ भारत माता के, हमारे हमारे को 2 बार मौका मिला, हमने 2 बार उस अंजाम दिया और उस पहाड़ी को कैप्चर कर करके इंडियन आर्मी में अपना नाम बनाया हम। सर, आपके अनुसार पाकिस्तान की क्या रणनीति थी इस युद्ध में, क्योंकि आप फ्रंट पे थे? एक्चुअल क्या था कि अभी आपको मालूम होना चाहिए कि श्रीनगर से लेह मार्ग हमारा एक ही है, जो कि हमारी गतिविधियां जो है, राशन सप्लाई, एमुनेशन, सब कुछ वहां से होता है। इनका मेन मकसद था कि वहां से लेकर कारगिल से जो है कि इसको कटअप कर दिया जाए, जिससे कि इंडियन आर्मी के लिए सप्लाई एमुनेशन यहाँ बाई एयर इतना नहीं जा सकता है, उस रास्ते को ले लिया जाएगा। और हो सकता है आने वाले समय के लिए, इसमें मैं क्लियर अपना वक्तव्य बता रहा हूँ कि चाइना का भी यहाँ था, कि जो कि इसको सोची समझी रणनीति तहत किया गया था। मौसम का कैसा असर था? मौसम की वजह से बहुत मुश्किलों का सामना हुआ, हमारी सेना को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, तो आपने क्या अनुभव नहीं, किया उस समय? उस समय मैं बता रहा हूँ, स्थितियां ये थी कि हमारे पास जो राशन पानी था, अब ये बताने वाली बात है, इंडियन आर्मी का मेहमान है, हमने बर्फ की, कहते हैं, राणा प्रताप थे जो कि बांस की रोटी खाए, तो हमने भी बर्फ की डली खाई। हमने भी बर्फ की डली खाई, हम लोगों ने भी, हमारे ऊपर 18,000 फीट ऊपर में चढ़े थे, तो हमारे पास भी कुछ नहीं था। लेकिन हम लोगों ने लड़ाई जो बर्फ खा करके लड़ाई लड़ी, और वो अनुभव ऐसा था कि आज तक याददाश्त रहता है कि नहीं, अगर राणा प्रताप जैसे लोगों ने अगर घास की रोटी खाई, तो हमने भी बर्फ खा करके जो है लड़ाई लड़ी। सर, कितने लोग थे, कितने सैनिक थे आपके बटालियन में जब आप चढ़ाई शुरू की आप लोगों ने तो? देखिए, मेरी एक कंपनी जब मैं आगे था, मेरी एक 116 की स्ट्रेंथ थी, हम्म। 116 की। जी। अब पाकिस्तान के 1/3 के हिसाब से हम लोग चलते हैं, मान करके अनुमान लगाया जाता है या रेकी करते हैं, हम वहां तक पहुंचते हैं, लगाते हैं कि इनकी कितने बंदे हैं, उसके 1/3 के हिसाब से हम जाते हैं। उसी हिसाब से हमने अटैक किया था। और एक बटालियन करती है तो जी। बटालियन के अंदर तो स्ट्रेंथ काफी होती है, लेकिन अटैकर जो होते हैं फर्स्ट, उसके लिए पीछे रिजर्व रखना पड़ता है बंदे। जी। और कितने सकुशल वापस आए? मेरी बटालियन के में हम 2 अटैक के बाद हमारे टोटल 4 अफसर्स, 2 जूनियर कमीशन अफसर्स और 23 अन्य पद बलिदान हो गए थे, 94 जवान घायल हो गए थे।
आप भी घायल हुए थे शायद, मैंने सुना। 28 जून 99 को हमने जो दूसरा अटैक किया था, जी। दूसरा अटैक हमने किया था तोलोनिंग के बगल में। फर्स्ट अटैक 12 जून 99 को किया था, जो कि इंडियन आर्मी सकते। इसके बाद हमारे को मिला था थ्री पिंपल पहाड़ी का, जो कि उस समय टाइगर हिल के नाम से जानी जाती थी, जो काफी पाकिस्तान हाइट पे बैठा हुआ था, उसके बगल में थी। उस दो रात को 2 बजे करीब हमने उस पहाड़ी को भी कैप्चर कर लिया, लेकिन दुश्मन का इतना ज्यादा फायर तादाद में आ गया आगे से कि हमारे मैं मेरे साथी जो बलिदान हो गए। उसमें से एक मैं और एक हरियाणा का जवान था, जो कि हम दो घायल हो गए थे। 4 गोलियां मेरे को लगी थी। इसके बाद हम 500 फीट नीचे पहाड़ी के नीचे आए हुए थे। हम पाकिस्तान का काउंटर अटैक भी आया था, लेकिन वो हमारे को मरा हुआ समझ करके छोड़ दिए थे, या जो भी समझिए आप, मतलब हमारे, लेकिन हमारे सुबह जो है कमांडिंग अफसर ने जो है भाई एफ्टर हमारे को श्रीनगर हॉस्पिटल भेज दिया था, जिससे कि आज हम आपके सामने हैं। अच्छा, युद्ध के दौरान आपकी बटालियन को एयर सपोर्ट मिला था? देखिए, आपको मालूम होना चाहिए, उसमें एयर सपोर्ट फर्स्ट में ही गया था टाइगर हिल के पास में, जहाँ पे कि पाकिस्तान आर्मी ने उसको गिरा दिया था। इसके बाद से हमारे को एयर का कोई सपोर्ट नहीं मिला था, आरटी का मिला। अच्छा। आरटी का सपोर्ट मिला था। अच्छा सर, जैसा हम फिल्मों में देखते हैं, अभी जैसे हम लक्ष्य मूवी की बात करें ना, तो जैसे उसमें दिखाया गया कि रात को वो निकले, रात को हमारे जवान चढ़ाई शुरू किए, फिर मिडनाइट में वो छिपे हैं एक, मतलब पहाड़ी के किसी ख्वाचे में, फिर वो मतलब ये ऐसे ही बिल्कुल हुई थी, या फिर कुछ फिल्मों में हमें कुछ और दिखाया गया और रियलिटी कुछ और थी? देख, आपको मालूम होना चाहिए, एक आदमी पहले से बैठा हुआ है, अगर हाइट के ऊपर बैठा हुआ है और एक आदमी नीचे से जा रहा है, तो वो पूरी एक्टिविटी देख रहा है आपकी। तो आ रहा है बंदा, उनको इतना मालूम इंडियन आर्मी हमारे पास आ रही है। तो लास्ट में होता है कि नहीं, आदमी क्या, ये नहीं कि नहीं उसको ये नहीं मालूम है। बहुत सोचने वाली बात है कि एक आदमी ऊपर बैठा है और नीचे वाले की पूरी हरकत, मतलब एक्टिविटी देख रहा है कि क्या कर रहे हैं, कब आ रहा है। लेकिन इतना है कि हम पूरे मूवमेंट नाइट में करते थे, डे में हम कोई मूवमेंट नहीं करते थे। डे में जैसे फर्स्ट लाइट होते ही हम जहां पर रहते थे वहीं पे छिप जाते थे, इसलिए उनको नहीं मालूम हो जाता। लेकिन इतना है कि उनको क्लियर होता था कि नहीं, आज हमारे ऊपर अटैक आ रहा है। तो उस समय तो क्या है, जो नजदीक हमारे इन्फेंट्री के, चूंकि मैं इन्फेंट्री का हूँ, इस लड़ाई में इन्फेंट्री का बहुत बड़ा महत्व रहता है। इन्फेंट्री वो चीज होती है जो कि ग्राउंड को कब्जे में करती है। मेन मकसद उसका इन्फेंट्री का होता है। इंडियन आर्मी हल सेना में सबसे बड़ा, और सब तो पीछे सपोर्ट करते हैं। इंडियन आर्मी इन्फेंट्री जो होती है वो जा करके उसको ग्राउंड पे लड़ना पड़ता है। ऐसे करके हम जो है उनको आभास तो रहता है खूब, उनकी भी आर्टी सेलिंग आती है, हमारी भी आती है, उसके बीच में हम चलते हैं। अब आपको मैं क्या बताऊं, ये तो अभी ऐसी सिचुएशन आती है। महाभारत, आप रामायण ये सब सुने होंगे, आप लोग बोलते हैं, लेकिन ग्राउंडली मैं बता रहा हूँ आपको, अभी हमारे दिल पर क्या गुजर रही थी। हमारा साथी 2 मिनट पहले बात करते, किसी का हाथ कट जा रहा है, किसी का सर कट जा रहा है, किसी का गला कट जा रहा था, लेकिन हमारे को भारत माता की रक्षा के लिए हमारे को उस समय ये सब नहीं देखना पड़ता था, आगे बढ़ते जाते थे। लेकिन हमारा मेन मकसद जो रहता था कि नहीं, पाकिस्तानियों को वहां से मार करके यहाँ पे तिरंगा फहराना, और वो काम हमने पूरा किया। सर, आपके मतलब आपकी बटालियन में किसी जवान ने कुछ ऐसा किया, या फिर कोई ऐसा अदम्य साहस दिखाया जो आपने देखा अपनी आंखों से, वो घटा, वो मतलब कुछ वाक्य ऐसे समझाने या फिर बताएंगे क्या? देखिए, मेरठ का एक बच्चन यादव है, आज उनके लड़के जो है लेफ्टिनेंट की कमीशन ले चुके हैं। जी। हमारी लड़ाई होती है गुत्थम गुत्था के भी लास्ट में। इन्फेंट्री बटालियन होती है, जो कि अगर गोली नहीं रह गई है तो हमारे पास एक बैनेट होता है, संगीन जिसको बोलते हैं, देखते होंगे आप, राइफल के ऊपर लगी होती है। वो स्थिति आई थी, बच्चन सिंह थे मेरठ के, उन्होंने लास्ट में जो कुछ नहीं रह गया तो पाकिस्तान सैनिकों को बैनट को घोप करके मार दिया था, खुद भी बलिदान हो गया था। लेकिन आज ठीक है, वो नहीं रह गए हैं, लेकिन हम्म। उनके बच्चे जो आज बन करके मेरी बटालियन में खुद आ गए हैं। सर, हथियारों की कमी आई थी आपके जब आप ऐसे चढ़ाई कर रहे थे? नहीं, हथियार और अमनेशन, गोली गोला बारूद की कोई कमी नहीं, हम्म। कोई कमी नहीं थी। आपकी यूनिट के कमांडर कौन थे? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपकी, आज हमारे बीच में नहीं है कर्नल जी। रविदास महकोट बसप्पा साहब।
आज हमारे बीच में नहीं है। उनकी सूझबूझ है जो कि इंडियन आर्मी ने फर्स्ट सक्सेसफुली किया हुआ है। ये ट्रेनिंग जो होती है उस हिसाब से उन्होंने वहां पे हमारे को ले आकर पूरा टारगेट दिखाया, इसके बाद अटैक कराया था, इसलिए सक्सेसफुली मिली। वो कौन सा पल था जो सबसे ज्यादा गर्व महसूस कराता है आपको? सबसे बड़ा पल था 12 जून 1999, जी। जो कि हमने कमांडिंग अफसर को बताया था कि सुबह की चाय तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर होगी, कैप्चर करने के बाद होगी, और वो हमने करके दिखाया था। सबसे बड़ा गर्व 12 जून 1999 है। कैसा महसूस हुआ था कि सर जब युद्ध खत्म हो गया? युद्ध खत्म हो गया, हमारे काफी भाई बलिदान हो गए थे, काफी घायल हो गए थे, लेकिन हमारा सबसे पहले ये था कि जो फर्स्ट कैप्चर इंडियन आर्मी ने किया था उसमें 2 राजपूताना राइफल्स मेरी बटालियन का नाम आया, और बखूबी उस चीज को अंजाम दिया। हम लोगों ने गर्व उस बात का आता है। किसी को जिंदा पकड़ा था आप लोगों ने, आपकी बटालियन ने? बिल्कुल, हमारे यहाँ बटालियन जिंदा पकड़ा हुआ था। अच्छा। बिल्कुल, पूरा मांस। इंडियन आर्मी, जी। पाकिस्तान आर्मी का जवान था। अच्छा, पाकिस्तान हमेशा से, अभी तो पाकिस्तान ने थोड़े समय पहले स्वीकार किया कि वो पाकिस्तान आर्मी थी कारगिल में जो थे वो, वरना वो मुठभेड़ आपको मालूम होना, घुस। जी। आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान न तो पूरे श्रीनगर में 12.5 साल सर्विस किया हूँ, कभी न उग्रवादियों माना, न उस कारगिल लड़ाई की, जबकि आपको मालूम मैं बता रहा हूँ कि वहां पे उनके ऐसे लेटर मिले, जवानों के बैच मिले, आइडेंटिटी कार्ड मिले, सब कुछ प्रूव कर रहा था कि नहीं आपके जवान है, लेकिन वो डेड बॉडी भी नहीं लिए थे। आपको वही भी मालूम होना चाहिए। उनके जवानों की बॉडियां हम लोग नीचे लेकर के आए, और जो संस्कार होते हैं उनके उसी हिसाब से उनको दफनाया भी गया। क्योंकि इंडियन आर्मी क्या है, इंडिया ही, मैं देश की बात कर रहा हूँ, हम लोग बड़े नहीं बोलते हैं कि नहीं साधुवाद है, नहीं अपने रीति रिवाज से सब कुछ मतलब रखते, लेकिन उनके अंदर ये सब भावनाएं नहीं रहती। आपके नजर में पाकिस्तान ने इस युद्ध में कितनी क्रूरता दिखाई? जो एक सैनिकों को सैनिक के प्रति जो व्यवहार नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान ने वो भी किया। आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान तो पहली बात आपको मालूम होना चाहिए, आज नहीं, बहुत पहले, चाहे आप 65 की बात करते हैं, 71 की बात कर दिए, इसके बाद आपका छद्म युद्ध चल ही रहा है, इसके बाद कारगिल का आ गया। वो हमेशा पीठ पीछे वार किया है, कभी सामने से लड़ा नहीं, कभी भी नहीं लड़ा है। पाकिस्तान के अंदर इतना नहीं है। आपको मैं इतना बता दूं कि वो एक चीज होती है कहानी पकड़ना, एक ग्राउंड पे हमने लड़ाई लड़ा है, उनके जवानों के अंदर इतनी क्षमता भी नहीं है कि हमारे को झेल सके। और ये स्थिति होती है कि इंडियन आर्मी का जवान कभी भी जो सीने पे गोली खा लेगा, माँ भारती के लिए बलिदान हो जाएगा, लेकिन हथियार नहीं छोड़ा। लेकिन पाकिस्तान के जवान ऐसे थे कि हथियार छोड़कर भाग गए थे हमारे सामने की बात है। ये हाल है पाकिस्तान की। नहीं, उस दौरान की इंसान, कोई घटना, उस दौरान की कोई घटना जो घटित हुई आप लोगों के साथ या आप लोगों ने देखा? नहीं, घटना तो मैं 28 जून 1999 की बताऊंगा जरूर आपको। जी। कि हमारे मेन अटैक जाने से पहले, जी। जैसे होता है अटैक करने से पहले अगर कोई जवान अपने आप का दोस्त, उससे पहले ही कोई ऐसी कार्रवाई होती है, बलिदान हो जाता है, घायल हो जाता है, तो नहीं होता है कि नहीं यार बहुत, अभी तो हम मेन जगह पहुंचे नहीं, उससे पहले हो जाता है। तो 28 जून 1999 को हमारे साथ जरूर हुआ हम्म। कि हमारे अटैक जाने से पहले हमारे काफी साथी जो है बलिदान हो गए, काफी घायल हो गए थे, तो हम लोग का एक बार दिल मुराल जो है डाउन हो गया था। 28 जून 1999 की वो रात थी जो कि हमारे लिए जरूर थोड़ी सी दुखदाई थी, लेकिन हमने फिर भी बखूबी उसको अंजाम दिया था। तो जब आप युद्ध में गए तो शादी हो चुकी थी आपकी? हाँ, मैं 22 मई 1998 की मेरी शादी हुई थी। परिवार का क्या रिएक्शन था, आपकी वाइफ का क्या रिएक्शन था जब आपने घर को सूचित किया कि मैं कारगिल जा रहा हूँ? देखिए, आपने एक पिक्चर देखा होगा, वो कौन संदेशे आते हैं, कौन से, क्या नाम है जी। उस पिक्चर का, लेटर लिखते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। गदर नहीं, का था, गदर अपने। हाँ, संदेशे आते हैं, या लेटर जो मैं बता रहा हूँ, बॉर्डर। मतलब अभी मैं, बॉर्डर। तो हमारे को वहां पे जरूर थे, लेकिन
हर हफ्ते में 2 लेटर लिखते थे, लड़ाई में थे लेकिन हम लिखते थे हम इस एरिया में हैं, जहाँ भी हैं बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बाई ऑर्डर मतलब हमारे को 2 लेटर लिखना पड़ता हो, जो बनाया है वो ऐसे नहीं, बिल्कुल सही बनाया। आगे संदेशे आते हैं जो भी अब है ना गाना, उसका हम एक्चुअल लेटर लिखते थे, वो हमारे घर पे जाता था कि हम भाई लड़ाई में नहीं है, लेकिन एक्चुअल हम ऑन ग्राउंड लड़ाई में थे। और उसको हम भेजते थे नहीं, हम जहाँ भी हैं ठीक हैं, बिल्कुल अच्छे हैं। लेकिन जब ऐसी स्थिति होगी, जब हम हॉस्पिटलों पहुंचते तो वहां से उस समय टेलीग्राम था, मोबाइल वगैरह तो था नहीं, टेलीफोन था नहीं, तो लेटर जाते थे कि नहीं आपके ऐसे ऐसे जो है ये हो गया, इस हॉस्पिटल में है। तो घर वाले तो मालूम है, किसी को उसमें लड़ाई ऐसा माहौल हो गया पूरे देश के अंदर ही, तो जिसका भी टेलीग्राम पहुंचते थे लोग को तो मालूम भी है क्या स्थिति गुजरती है। अच्छा, आप घर पे खत लिखते थे, घर से भी खत जाता था तो वो आप तक पहुंचता था युद्ध हाँ, के नहीं दौरान? नहीं पहुंचता, बिल्कुल हमारे यहाँ तक पहुंचता था, उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती थी और लेटर हमारे यहाँ। अच्छा। आ, सर, अग्निवीर योजना पे आपका क्या कहना है? क्या विचार है इसके लिए आपका? इसमें देखिए हर चीज में प्रॉफिट है, लॉस भी है। प्रॉफिट भी है, लॉस भी है, हर चीज कोई भी देखिए। ये मतलब ये हम नहीं अग्निवीर बोल रहे हैं, कोई भी आदमी बिजनेस धंधा कुछ भी करता है तो पहले पहले से नहीं कोशिश कर लेता है ना कि नहीं भाई ये प्रॉफिट हो जाएगा लॉस होगा, जब कोई स्टार्टिंग करेगा तभी तो कुछ होता है। अगर पहले ही सोच लिया कि नहीं मेरे को भाई ये प्रॉफिट ही प्रॉफिट चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए, तो अग्निवीर भी ऐसा है कि देखिए आज जो समय अभी के नहीं, ये अग्निवीर योजना जो भी लाया गया आने वाले समय पे इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसमें क्या है कि आने वाले समय में क्या स्थितियां रहेंगी उसको देखते हुए अग्निवीर को लाया गया है। जो आज का देश का माहौल चल रहा है दूसरे अपने अगल बगल पड़ोसी देशों के हिसाब से, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा है। और जिस हिसाब से अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं भाई मैं स्टेट लेवल तक ही करूंगा तो उसके लिए तो बहुत बेस्ट। और एक तरफ से अगर मैं ये बोलूँ कि नहीं भाई 5 साल के अंदर तो आदमी ट्रेंड नहीं होता है, एज ए सोल्जर सैनिक नहीं बन पाता है, तो उसके हिसाब से गलत भी है। सर, युद्ध के बाद सेना और सरकार की तरफ से आपको किस तरह की मदद मिली रिटायरमेंट के बाद? नहीं, कहीं मेरे रिटायरमेंट के बाद तो कोई अभी कहीं से कोई कुछ भी नहीं मिला है। मेरे अच्छा, को तो आर्मी वेलफेयर से 20,000 रुपये मिले थे उस समय, जी। केंद्र की तरफ से। आर्मी वेलफेयर फंड होता है, वहां से हम लोगों को मिला था। क्योंकि जेएनके से मिलता है, लेकिन जेएनके ने बोला कि नहीं एक लड़ाई होगी थी इसलिए नहीं, तो जेएनके गवर्नमेंट भी जो कि सीआईएफ के ऑपरेशन के दौरान होता, तो लेकिन उसको अब लड़ाई मान मान लिए थे, इसलिए जेएनके गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं दिया। सर, युद्ध में शामिल होने वाले जवान को उसके बाद ड्यूटी पीरियड में कुछ अतिरिक्त सुविधाएं मिलती हैं या फिर कोई भत्ता मिलता है कुछ? नहीं नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। एज ए डिसेबिलिटी जैसे मैं पेंशन आ गया हूँ, मेरी डिसेबिलिटी जो अलग से मिलती है। डिसेबिलिटी पेंशन मतलब कारगिल वार डिसेबिलिटी की वजह से वो एक्स्ट्रा मिलती है, मेरी 50% डिसेबिलिटी है, उसके हिसाब से वो पेंशन अलग। जैसे कि नॉन डिसेबिलिटी को भी मिलती है, वैसे हमारे ये थोड़ा उनसे कुछ एक्स्ट्रा मिलती आप लोग युद्ध के दौरान जोश के लिए कैसे नारे लगाते थे? है। अभी ये चीज आई आपके, हमारा तो यही की था, हमारी मोटो यही है, राजा रामचंद्र की जय। एक बार आप जोर से लगा के बताएंगे? देखिए मंदिर जैसे लड़ाई में जाने से पहले हम लोगों का मंदिर प्रोग्राम होता है। मंदिर प्रोग्राम में जो है धर्मगुरु जो होते हैं मंदिर करके इसके बाद टीका लगाते हैं, इसके बाद बोलते हैं राजा रामचंद्र की जय। सर, युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप भारतीय सेना के बारे में? मैं युवा पीढ़ी के हूँ, सबसे पहले वो यही मेरी तरफ संदेश ये है कि भाई राष्ट्र सबसे पहले, अगर राष्ट्र के लिए बात करिए, राष्ट्र है तो आप है, नहीं तो कुछ नहीं। राष्ट्र की प्राथमिकता हर जगह पर सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि अगर देश ही नहीं तो हम किस लिए हैं। उसके लिए चाहे अपनी आन बान शान सब कुछ उसके लिए न्यौछावर कर दीजिए, लेकिन पहले फर्स्ट रखिए राष्ट्र के लिए। सर, युद्ध में शामिल होने वाले सैनिकों के लिए
कुछ अतिरिक्त आपको लगता है कि कुछ अतिरिक्त सुविधाएं सरकार की ओर से दी जानी चाहिए, या कुछ ऐसी डिमांड टाइप की जो हमें लगता है, आपको लगता है कि ये सुविधा तो देनी चाहिए थी? है, देखिए मैं, जैसे कोई भी है, अगर आज के डेट में मैं 24-26 साल करके आ गया हूँ, तो गवर्नमेंट को है, कल को घायल हो गए, अभी कहीं जाते हैं तो बोले कि भाई सेफ ऑन, मतलब होता है शरीर का ना सेफ ऑन। नौकरी में जाओ, कहीं जाओ, तो हमारे को बोलते हैं नहीं भाई आप जो है कैटेगरी समझते हैं ना, मतलब आजकल हर सेफ ऑन का मतलब हर हिसाब से कर दिया जाता है, तो वहां पर लोग नहीं लेते हैं। और गवर्नमेंट की चीज, जो लड़के वार कैजुअलिटी हैं उनको स्टेट लेवल में रिटायर्ड आने के बाद प्रायोरिटी देनी चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है। ये मेरा है कि नहीं, स्टेट में कोई बात नहीं, अगर वो अपने देश के लिए लड़ा, गोली खाई, या किसी का हाथ या पैर गया, कल को उसके बच्चे आश्रित, तो फौजी आदमी अमन 24 साल, 40-45 साल की एज में सर्विस करके चला जाता है। इसके बाद एक पेंशन के ऊपर भी भरोसे रह जाता है। तो ये प्रायोरिटी हर स्टेट को देना चाहिए। शेप वन क्या होता है सर? आपकी शरीर जो है कैटेगरी सेफ, और मतलब फिट फॉर बोलते हैं उसको। अच्छा। लेकिन आपको कहीं अगर गोली लग गई, या हो गया ऑपरेशन हो गया, या हाथ कट गए, पैर कट गया, तो भाई लड़ाई में लड़ाई लगा जवान है, हम्म। उसको प्रायोरिटी देना स्टेट में, अगर रिटायरमेंट होके आता है तो। अच्छा सर, अभी तो देश शांति काल से गुजर रहा है, अभी ऐसा कोई कहीं पे कोई संभावनाएं नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देश में आने वाले कुछ सालों में एक फिर ऐसी कोई नौबत, भगवान न करे ऐसी नौबत आए, फिर भी यदि देश को ऐसी आवश्यकता पड़ती है और ओपन किया जाता है कि जो भी एक्स आर्मी मैन रहे हो या फिर किसी वार में पार्टिसिपेट किए हो आप आइए, तो क्या स्टैंड होगा आपका? स्टैंड हो गया कि हम, मैं तैयार बैठा हूँ। हम लोग तैयार बैठे हैं, पूर्व सैनिक जो रिटायर्ड सैनिक जितने भी हैं, हम तैयार बैठे हैं, इसीलिए हैं फर्स्ट में। आप, एक एसओपी है, देश की भी एक एसओपी बनी हुई है। अगर ऐसा वार होता है तो फर्स्ट में किसको जाना है? फर्स्ट में तो जो आर्मी कर रही है, इसके बाद हमारा ही काम है, हम ही पहुंचेंगे, तजुर्बा हमारा ही है, ज्ञान हमारा ही है। फर्स्ट में हम जाने के लिए तैयार हैं। अभी अगर ऐसे नहीं आता है, भगवान करे नहीं, अगर आ जाता है तो हम पहले तैयार बैठे हैं देश सेवा के लिए। राष्ट्र सेवा मैं बता रहा हूँ पहले ही। भारत और चाइना, सॉरी, चाइना और पाकिस्तान भारत को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं अभी, क्योंकि आप बॉर्डर देख के आ रहे हैं, एक युद्ध आप लड़के आ रहे हैं। देखिए मैं बताऊं, ये तो ठीक है, चाइना क्या, पाकिस्तान के तो देखिए हालत बहुत खराब है, कुछ नहीं लगी, ये सब इतना सब कुछ कर रहा है, चाइना करा रहा है। चाइना क्या है, जैसे अभी अरुणाचल, ये सब एरिया हमारा बॉर्डर एरिया है, तो उसके दिमाग में तो यही रहता है कि नहीं, अगर ऐसा मिलके वो दोनों कर सकते हैं तो वो एरिया वो ले लेगा, लेकिन ये ऐसी स्थिति नहीं है। पहली बात मैं बताऊं, जब इंडियन आर्मी जवान जब तक है, तब तो मैं बता रहा हूँ, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कोई ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, एक कदम कोई आगे बढ़ सकेगा। इस चीज को मान लेना, क्योंकि पीछे हटने वाले नहीं है जवान, बलिदान हो जाएंगे लेकिन एक इंच पीछे नहीं हटते हैं। और इनकी जो है आर्मी, मैं तो बता रहा हूँ ग्राउंड की होती है, एक तो आप लोग पिक्चर देखें, हम ग्राउंड की बता रहे हैं आपको, ये अपने हथियार तक छोड़ के भाग जाते हैं। तो मैं तो उम्मीद नहीं कर सकता हूँ कि चाइना और पाकिस्तान कुछ भी कर लें, इंडियन आर्मी कुछ कर सकते हैं। और आज की स्थिति में तो कोई मतलब नहीं है, जितना गवर्नमेंट में, कोई भी गवर्नमेंट की वो नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आज की डेट में गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा फैसिलिटी कर दी है, बहुत ज्यादा डिफेंस के लिए पैसे दी। तो ऐसा कोई नहीं है कि नहीं, चाइना पाकिस्तान हमारे लिए बहुत बड़े, कुछ भी नहीं। अभी हमारे जैसे बैठे हुए लोग खुद ही अभी जाकर लड़ाई लड़ सकते हैं, तो और क्या बताए, यंग जवान तो है। सर, पिछली सरकारों में जो सेना के पास जो चीजें थी, जो जितने पावर थे, आपको लगता है कि अभी वो शक्तियां बढ़ी हैं? नहीं नहीं, देखिए हमारे गवर्नमेंट से मतलब नहीं, कोई भी गवर्नमेंट नहीं, जो एक्चुअल हकीकत है उसको हम चाहे गवर्नमेंट से ही लेते हैं, लेकिन बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर ही बता रहा हूँ। ये सब कहने वाली बातें नहीं है कि कोई बोले नहीं जवान ऐसे, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, कल कोई सुने, एक्चुअल है, ग्राउंडली है, ग्राउंड की बातें हैं, बहुत परिवर्तन हो गया है। इसमें दो राह नहीं है, कोई कोई पार्टी से मतलब नहीं, किसी से मतलब नहीं है, बहुत जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। जैसे कुछ एग्जांपल दीजिए, कैसा परिवर्तन आया है? देखिए अभी मैं एग्जांपल बताऊं आपको, पहले हम पाकिस्तान के सिर्फ रहते थे, हमारे को फायर करने के लिए जो है बड़ी मुश्किल से आदेश लेते थे, तो हमारे को बहुत टाइम लग जाता था।
एक्चुअल मतलब बता रहा हूँ, नहीं कोई पॉलिटिक्स कोई राजनीति की बात नहीं है। अभी आज स्थिति है कि यदि पाकिस्तान से अगर एक राउंड भी फायर आ जाता तो यहाँ 10 राउंड फायर करके बाद में बोलते हैं सर 10 राउंड फायर कर दिया। इतना अंतर है। अब इससे ज्यादा क्या करिए कि जिस लेवल का कमांडर वहां बैठा है उसके सामने अगर फायरिंग आ रही है तो वो अपने आप डिसीजन ले लेता है, इसके बाद बताता है ऊपर वाले को मैं नहीं कर दिया हूँ। भले जवाब दे दिया उसने, ये नहीं बैठा हुआ ऊपर से फिर जवाब मिलेगा मैं ऐसा करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर एज ए कमांडर मैं हूं तो मैं जो डिसीजन ले लिया वो ले लिया, अगर तो फाइनल हो है। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए। अब एज ए कमांडर आप ही बैठे हैं, अगर जहाँ पे बैठे हैं आपने जो बोल दिया भाई क्लियर, मैं ये बोल दिया ये होगा तो होगा। पहले क्या था कि अगर आप मैं हूँ, मैं आगे बताऊंगा वो आगे बताएगा, वहां डिसीजन आएगा, तब तक तो मेरे जवान पता चलता था बलिदान हो चुके हैं। तो ये सब चीजें नहीं है जो एक्चुअल है, कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है और एक्चुअल ऐसा हो रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले अगर पाकिस्तान की ओर से कोई गोली चल रही है या हमला हो रहा है तो जो फ्रंट लाइन पे जवान तैनात है वो जवाब नहीं देता था, वो ऑर्डर का इंतजार करते थे। बिल्कुल 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 क्लियर बात है। ऐसा था पहले। और वो ऑर्डर आने में कितना टाइम कम से कम कितना अभी ये टाइम लग लग। वो घंटे 2 घंटे भी 3 घंटे डिसीजन लेना मुश्किल है। अब क्या करें, मैं मोटर का फायर करूं कि आरटी करूं, क्या वो अगला बताएगा तब करेंगे ना। इससे पहले तो अभी ये है कि आप बैठे हो, आपके पास जो हैवी वेपन है, जो निर्णय आप ले लिया वो कर दिया, वो फाइनल है। पहले ऐसे नहीं था भाई, नहीं था। जो एक्चुअल है। काफी अंतर है पहले से। तो फ्रंट लाइन पे तैनात जवानों से इसके लिए कभी कोई फीडबैक नहीं लिया जाता था कि इससे क्या नुकसान फायदा कैसा, आप क्या चेंजेस चाहते हैं? नहीं कौन लेगा, नहीं था पहले इस टाइप से कुछ भी नहीं कोई पूछता। पहले क्या स्थिति श्रीनगर से, क्या स्थिति आती, कितने डाटा आप लोगों के पास होगा कितने जवान अभी तक शहीद हो गए हैं और 2014 से लेकर अभी तक कितने। अरे हमने 93 94 में श्रीनगर में रहा, क्या स्थिति थी, कुछ भी नहीं था। हमारी गाड़ियां जहां जाती तो वहीं उड़ा देते थे। फिर लोग बोलते हैं पुलवामा में ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो उन्होंने देखा क्या है जो हमने देखा है ना, अपने भाइयों की बोटी उठाई, टुकड़े टुकड़े उठाए हुए। खाने के लिए जो ग्राउंड पर नहीं देखा है मुंह से देखकर राजनीति करना की बात अलग है। देखिए ग्राउंडली हम जो है, ग्राउंड की बात अलग है, जो हमारे सामने गुजरी थी हमने आंखों से देखा है, किया है। सर, कारगिल के अलावा ये जो आप ग्राउंड पे तैनात थे कश्मीर के, तो वहां पे ऐसे किसी आतंकी मुठभेड़ की कोई 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 घटना बताना चाहेंगे? देखिए उग्रवादियों से तो अभी मैं आपको बताऊं घटना हमारे साथ तो घटी कोई, क्यों मैं बता रहा हूँ, मेरे 12.5 व्यक्ति की सर्विस है। ऐसे इसी स्थिति में हुई है उग्रवादियों से जाके हमने 72 घंटे बाहर निकाल दिया, पहाड़ियों के ऊपर ही निकाला है। और उग्रवादियों मालूम है इनको, अगर पहले तो आदेश ये नहीं था, पहले ह्यूमन राइट्स का जब गवर्नमेंट हमारा राष्ट्रपति शासन था तो हमारे साथ निकालेंगे, जो गवर्नमेंट बनती ही हम हमारे हाथ पांव बन जाते थे। ये भी था। उग्रवादियों की स्थिति रहती थी कि नहीं, उग्रवादी इसके बाद भी बिना तार गवर्नमेंट बनने के बाद चलते थे। एक्चुअल है बिल्कुल नहीं थे क्यों गवर्नमेंट, लेकिन जब राष्ट्रपति शासन रहता था तो हमारे कब्जे में रहता था सब कुछ। बात समझिए उस समय क्या था कि उनकी पूरी चल गवर्नमेंट बनने के बाद तो हमारे पर हैवी हो जाते थे, भाई किसी काम पूरी रात कोर्टर सर्च कर रहे हैं, इसके बाद उसके घर से लिखा पढ़ी करनी पड़ती थी। उग्रवादी उसके घर में रहता था। उग्रवादी उसी घर में तो है वो, सब कुछ का टार्चर करिए जब तक हमारा वो फायरिंग नहीं करता, हमारे जवान कोई गोली नहीं लगती है, कुछ नहीं होता इसके। लास्ट मजबूरी में फिर वो फायर करता है तब पता चलता है कि इसके घर पे ही है। कुछ भी कर लीजिए आप बताते नहीं। पहले से अभी में बहुत परिवर्तन आ गया है, इसमें दो राय नहीं। गवर्नमेंट ये नहीं है कि पॉलिटिक्स बात कर रहे हैं। और मैं बोल रहा हूँ आने वाले समय में और अच्छा रहेगा। सर, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा तो इसका असर आपको लगता है कि हो रहा है? हो रहा है ना, ग्राउंड पे हो रहा है, ग्राउंडली हो रहा है। ग्राउंड पे एकदम बिल्कुल दिख रहा है।
अभी आप लगाइए कि जो भी गुवाहाटी हैं, अभी उन्होंने दिमाग में क्या है, अभी प्लानिंग चेंज कर दी है कि वो श्रीनगर के अंदर कश्मीर जाएंगे, श्रीनगर से कपवाड़ा ये बांदीपोरा ये से जाएंगे, वो सब वहां से हट करके भी काम अपना देख रहे हैं। जम्मू एरिया में अभी इधर कोशिश करने लगे, जो कि आपने कई घटनाएं भी देखा है बीच में, जो कि मेरे ख्याल से गवर्नमेंट बनी थी और वैष्णो देवी के अगल बगल जम्मू के वहाँ 2-3 प्लांट भी इसी एरिया में अब हो गए। अभी इधर क्यों वहाँ पे नहीं चल पा रहा है उनका, अब वहां से नहीं हो रहा है, तो इन्होंने क्या अभी इसी एरिया को चुन दिया है। तो काफी परिवर्तन हो गया, ऐसी बात नहीं है। और गवर्नमेंट बनने के, और वो जो गवर्नमेंट है वो जो आएगी, अब उसके बारे में कहूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं पूरी सब चीजें राजनीति से प्रेरित कर दी जाती हैं। लेकिन बहुत अंतर है, मैं उसी को अब आपको ऐसे शेयर करूं तो लोग बोलेंगे कि एक जवान जो है ऐसे गवर्नमेंट। तो अभी जो चीजें एक्चुअल पहले थी और अब में बहुत अंतर है। जम्मू कश्मीर में जब राष्ट्रपति शासन थे तो आपके हाथ खुले रहते थे, आप ऑपरेशन करने में आसानी रहती थी। बिल्कुल सही बात है, हमारी बिल्कुल रहता था, हमारे हाथ रहता था उसमें, मतलब गवर्नमेंट का कोई नहीं रहता था। अभी तो गवर्नमेंट का इतना, जब गवर्नमेंट बनते ही हमारे हाथ पैर बन जाते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे हम। भाई उस समय तो क्या रिजर्वेशन लेना था, आर्मी को लेना है, गवर्नमेंट का नहीं। अभी तो गवर्नमेंट का होती नहीं, ऐसा नहीं कर, क्या करें, नहीं कर सकते हैं ना। जितना गवर्नमेंट का प्रेशर रहेगा उतना ही कर सकते हैं कहीं भी। तो ये सब चीजें नहीं है, जो कि अगर गवर्नमेंट चाहे वहाँ सही का इस्तेमाल हो तो ये सब चीजें बिल्कुल बंद। वहाँ की पब्लिक भी साथ नहीं देती है। बहुत फर्क पड़ता है। आपकी फैमिली में आपके अलावा भी कोई आर्मी में आगे आपसे पहले या बाद में रहा है? नहीं, मेरा तो नहीं, नहीं, बच्चे को तैयार कर रहा हूँ राष्ट्र के लिए। ठीक है सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। गर्व वाली बात है कि आपने बहुत सारे ऐसे दुर्गम स्थानों पे देश की सेवा करी, कारगिल जैसा एक कठिन युद्ध लड़ा, देश को गौरव दिलाया और अपने तमाम अनुभवों को साझा किया हमारे साथ। उम्मीद है दर्शकों को भी ये चीजें बहुत गौरवान्वित करने वाली हैं। आपका बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। जय जय हिंद। हिंद। जय हिंद सर।